नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद में मेंटेनेंस केस में बहुत उपयोगी होने वाला है। कुछ व्यूअर्स का सवाल था, इंटरिम मेंटेनेंस या एड इंटरिम मेंटेनेंस बंधने से कैसे रोका जाए और ये कब बंधता है, कब किन कंडीशन में कोर्ट द्वारा ये एड इंटरिम और इंटरिम मेंटेनेंस लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता है। पति ऐसा क्या सबूत कोर्ट में दें, अपना बचाव कैसे करें, अगर बच नहीं सकते हैं एड इंटरिम या इंटरिम देने से तो मिनिमम अमाउंट का आदेश कैसे करवाया जाए कोर्ट से, इसके लिए पति को क्या करना चाहिए। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। और अगर बच्चा है तो क्या 100% बाप को मेंटेनेंस देना ही पड़ता है या बच्चे के लिए भी एड इंटरिम मेंटेनेंस लग जाता है कोर्ट में मामला दर्ज होते ही, या उसमें भी पति को राहत मिलती है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर पूरी जानकारी मैं डिटेल में शेयर करूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के विवाद में जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो पत्नी मेंटेनेंस की मांग जरूर करती है, और मेंटेनेंस के केस में पत्नियों को इंटरिम और एड इंटरिम मेंटेनेंस की मांग करने का प्रावधान किया गया है, जिसका फायदा उठाकर वो कोर्ट की पहली तारीख पर ही एड इंटरिम के रूप में कुछ अमाउंट मांगने की बात रखती हैं कोर्ट में, कि मुझे पति से खर्चा दिलाया जाए, क्योंकि मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास रहने को घर नहीं है और एक बच्चा भी है मेरे। ऐसे में मैं कैसे सरवाइव करूं, मेरे पास डेली के खर्चे करने के लिए भी पैसा नहीं है और मैं कमाती भी नहीं हूँ, इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए पति पर ही डिपेंडेंट हूँ, मेरा बच्चा भी डिपेंडेंट है। और ऐसे में कोर्ट को पत्नी से हमदर्दी होती है और वो पत्नी के हक में फैसला दे ही देता है, इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में हो चाहे एड इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में हो। पति लोग इससे बच सकते हैं, बस उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कोर्ट के समक्ष इन सबूतों को देना होगा, जिससे उनके अगेंस्ट फैसला नहीं होगा। लेकिन तभी बच पाएंगे आप जब आप सही होंगे और सही तर्क कोर्ट के समक्ष देंगे। अगर आपकी वाइफ सच में कमाती नहीं है, बेरोजगार है, बेसहारा है, उनके पास सच में डेली के खर्चे करने के लिए पैसे नहीं हैं, आप बच्चा जो है वो आपका ही है, अगर वो भी अपना रोजाना का खर्चा जो है वो अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है, तो आपको देना चाहिए एक पिता होने के नाते और पति होने के नाते। लेकिन अगर कमाऊ पत्नी, पढ़ी लिखी पत्नी, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही पत्नी आपसे इस तरह से गलत तरीके से पैसा मांगती है, तब आपके पास बचाव करने का रास्ता है। एक बात और, कई बार पत्नियां खुद अच्छा नहीं कमाती हैं, अच्छे परिवार से होती हैं, संपन्न परिवार से होती हैं, ऐसे में भी वो मांग लेती हैं, नाराज होकर यहाँ से चली जाती हैं अपने मायके। परिवार उनका संपन्न होता है, अच्छा परिवार होता है। अभी अगर बेटी शादी से पहले माँ बाप के पास अच्छा खा रही थी, अच्छा पहन रही थी और शांति से सुख से रह रही थी, तो शादी के बाद भी माँ बाप उसको भूखा नहीं मारेंगे, ना ही उसके बच्चे को मरने के लिए या भूखा रहने के लिए छोड़ देंगे, उसका खर्चा भी माता पिता उठाते ही हैं। लेकिन पत्नियां ये कह देती हैं, मैं तो रोड पे हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वो परिवार के साथ रहने गई है, उसके परिवार में संपन्न लोग हैं, उसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं परिवार के अर्निंग मेंबर, अच्छा कमाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो उनके साथ रहकर आपकी पत्नी भूखी नहीं मर सकती है, उसको भी खाना मिलेगा, क्योंकि वो उस परिवार की सदस्य है, वो अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, सिर्फ आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए उसने इस तरह का दावा किया है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा और कोर्ट के समक्ष इस बात को हाईलाइट करना होगा कि इसने खुद घर छोड़ा है, अपनी मर्जी से गई है और ये अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, इसके परिवार का ऐसा स्टेटस है, इतनी कमाई है इनके परिवार के लोगों की, और मैंने इसको घर से निकाला नहीं है, ना मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। ये स्वयं गई है और झूठे मामले दर्ज कराए हैं और फिर इस तरह की मांग की है, इसीलिए। या वो अगर पढ़ी लिखी है, कमाती है कहीं, तो इन सब तर्कों को कोर्ट के समक्ष आपको रखना होगा, हाईलाइट करना होगा और सबूत भी देने होंगे। या अगर पत्नी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, उनके और कोई बच्चा है ही नहीं, सिर्फ एक इकलौती संतान है, और वो ये दावा कर रही है वहां जाकर कि उसके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो उसके माता पिता का वारिस कौन है? वही तो है वारिस, वही उसका सहारा है बुढ़ापे का।
उसी को ही मिलनी है सारी संपत्ति, प्यार और जो कुछ भी है उनके माँ बाप के पास। भला वो रोड पर बेसहारा और ऐसे अनाथ कैसे हो सकती है? उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है, संपन्न है, इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। इन सब बातों को कोर्ट के समक्ष आपको ही लेकर आना होगा, उसके बाद ही आपको राहत मिलेगी। अगर कोर्ट के समक्ष आप ये सारी बातें लेकर आ जाते हैं तो एड इंटरिम और इंटरिम मेंटेनेंस का जो आदेश है वो होल्ड हो जाता है। वो तुरंत आदेश नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट सोचने पर मजबूर हो जाता है, पत्नी से डिमांड करता है, ब्यौरा मांगा जाता है और कहा जाता है कि आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें लाकर रखें कोर्ट के समक्ष। फाइनल और साथ में अगर पत्नी, और उसके बाद जब ब्यौरा मांगा गया तब पत्नी ने अगर गलत जानकारी दे दी, इनकम छुपा ली, झूठ बोल दिया, गलत एफिडेविट दे दिया, तब आप उनके खिलाफ झूठी एफिडेविट देने का मामला भी दर्ज करा सकते हैं। और जब तक उस पर सुनवाई नहीं होकर फैसला आ जाता तब तक पत्नी को मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने आप को इंटरिम और एड इंटरिम मेंटेनेंस देने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि फाइनल डिसीजन आने तक आप मेंटेनेंस देने से बच जाएं। जब तक इस सब प्रक्रिया पे सुनवाई होती है, सारे सबूत कोर्ट के समक्ष पत्नी द्वारा रखे जाते हैं, आर्गुमेंट होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं, तब तक काफी लंबा समय बीत जाता है। पत्नी जो भी केस करती है मेंटेनेंस पाने के लिए ही करती है। मेंटेनेंस की वजह से ही कोर्ट में कई अन्य केसेस भी हो जा रहे हैं, साथ में वो पूरा पैकेज ही एक साथ दर्ज कराया जाता है अधिकतर मामलों में, ताकि भरण पोषण के लिए दबाव बनाया जा सके परिवार वालों के ऊपर। तो जब पत्नी को ये लगता है कि मेंटेनेंस ही नहीं मिला, इतना समय बीत गया, शुरुआती दौर में उसे लगता है 1-2 डेट में मिल जाएगी, 1-2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए और सुनवाई होती रही, तारीख पे तारीख मिलती रही, पत्नी का हौसला डाउन होने लगता है, हिम्मत हारने लगती है और वो फिर समझौता करने पर मजबूर हो जाती है। भरण पोषण मिलता नहीं है अगर पति इधर से पत्नी के खिलाफ एप्लीकेशन लगाने लगता है, दलीलें देने लगता है, शिकायत दर्ज कराने लगता है और सबूत देने लगता है। तो ऐसे में कोर्ट सबूतों को देखने में, सुनवाई करने में और पत्नी से जवाब मांगने में जो समय लेता है वो पत्नी के लिए बहुत मुश्किल समय हो जाता है और वो सोचती है कि अब लगता है मेंटेनेंस मिलेगा नहीं, इतना समय बीत गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो वो अपने केसेस वापस ले लेती है, समझौता कर लेती है या बहुत कम अमाउंट में सेटल करके मामला खत्म कर लिया जाता है। तब तक पति के पास ये समय रहता है कि वो और भी सबूत ऐसी पत्नी के खिलाफ इकट्ठा करे, और अगर पत्नी एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध में है, तो इन सारे सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखने से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, हेजिटेट ना हो, कोर्ट के समक्ष रखें इन बातों को, ताकि कोर्ट को ये समझ आ सके कि आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर कैसा है और किस वजह से उसने इस तरह के मामले दर्ज कराए हैं। अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है तो भी नहीं देना होता है, या सहमति से अलग हुई है तो भी नहीं देना होता है। ये प्रावधान 125 CRPC के सब सेक्शन 4 में है, जिसका हवाला देकर आप अपनी जान बचा सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आप साबित कर ले गए, कोर्ट के समक्ष तर्क दे ले गए, तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। इसी तरह से बच्चे के भरण पोषण के लिए भी रहता है, क्योंकि जहां माँ रहती है वहीं बच्चा भी रहता है। अगर संपन्न परिवार में माँ है तो बच्चा भी वहीं है। परिवार के कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं जो एक छोटे बच्चे को भूखा रखें, उसकी जरूरतें पूरी ना करें और उसे खाना ना दें। झूठ बोली है, इन सब बातों को अगर आप पहले हाईलाइट कर देंगे तो कोर्ट उस पर सुनवाई करना शुरू कर देगी और इंटरिम और एड इंटरिम मेंटेनेंस का जो डिसीजन है वो होल्ड हो जाएगा। और वो एक बार शुरुआती दौर में अगर पेंडिंग हो जाता है तो जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू होते हैं, वो उलझता ही चला जाता है मामला, फिर आगे उस पर सुनवाई हो नहीं पाती है। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ सबूत देना शुरू करते हैं, अपना पक्ष रखना शुरू करते हैं, अपनी बातें रखनी शुरू करते हैं, तो बहुत सारे और झूठ निकलकर सामने आते हैं और ऐसे में पत्नी का पक्ष जो है वो डाउन होता चला जाता है, उलझता चला जाता है। ये झूठे मामलों में होता है, सच मामलों में नहीं होता। अगर पति द्वारा सच में गलती की गई है, सच में प्रताड़ित परेशान किया गया, घर से निकाला गया, तो उसे राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फिर झूठे बातों को साबित करने के लिए सबूत कहाँ से लाएगा।
लेकिन अगर पत्नी गलत है, झूठे आरोप लगाए हैं, सब तरह के बहाने कर रही है, झूठे सबूत दे रही है, तब वो आपसे ना तो एड इंटरिम ले पाएगी, ना इंटरिम ले पाएगी, और मेंटेनेंस भी उसे मिलेगा तो बहुत नॉमिनल हो सकता है, वो बिना कुछ लिए ही आपसे समझौता कर ले कई साल बीत जाने के बाद। क्योंकि अगर वो अपने माता पिता के साथ रह रही है, परिवार के बीच में रह रही है, तो वो बेसहारा नहीं है, बेघर नहीं है, वो खाने को मोहताज नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लें। 125 सीआरपीसी के सबसेक्शन 4 में जो प्रावधान था उसे अब बदलकर बीएनएसएस के सेक्शन 144 के सब क्लॉज 4 में कर दिया गया है। तो इस तरह से आप अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख कर अपने मामले को बिना मेंटेनेंस दिए या बहुत कम मेंटेनेंस और एलिमनी दिए भी सुलझा सकते हैं और राहत पा सकते हैं इस तरह के झूठे केसों से। और अगर अलग होना चाहते हैं तो समझौता करके, सेटलमेंट करके आप लोग अलग भी हो सकते हैं। आशा करती हूँ जानकारी यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।